हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो कल हम बात कर चुके थे हमारे पास में आर्टिकल 1 से लेकर 4 यानी संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में। ये किस भाग के अंदर हमें देखने को मिला था? भाग 1 के अंदर हमें देखने को मिला था। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास में नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इसका उल्लेख हमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखने को मिलता है, संविधान के भाग 2 के अंदर देखने को मिलता है। तो हम बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन से एक एक आर्टिकल को समझते हुए नागरिकता की परिभाषा से लेकर नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, उनको क्या अधिकार प्राप्त है, उनकी नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है, किस प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, एक एक चीज को बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि नागरिक कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो नागरिक हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास में कौन सा नागरिक? भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिक। और एक हमारे पास होते हैं विदेशी नागरिक, भारतीय और विदेशी नागरिक। भारतीय यानी जो शुरू से ही क्या, जिनका जन्म भी भारत में हुआ हो और उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो, ठीक है। तो जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, क्या जन्म भारत में हुआ हो। हमारे पास जो दूसरी चीज अगली देखने को मिलेगी, विदेशी नागरिक, जो अन्य देश से संबंधित हो, जो क्या अन्य देश से संबंधित हो, जो अन्य देश से संबंधित हो, ठीक है, ठीक है। अब विदेशी नागरिक भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विदेशी मित्र नागरिक और एक होते हैं विदेशी शत्रु नागरिक। मित्र यानी जिसका भारत से अच्छा संबंध होता है, सकारात्मक संबंध पाए जाते हैं। और दूसरे हमारे पास में होते हैं विदेशी शत्रु नागरिक, जो कि क्या होते हैं? नकारात्मक संबंध होते हैं। उन्हें आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी एवं संरक्षण से बचाव का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं विदेशी नागरिक भी कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास में। 2 प्रकार के विदेशी नागरिक होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के विदेशी। एक हमारे पास होता है विदेशी मित्र नागरिक, विदेशी मित्र, और हमारे पास में दूसरा होता है विदेशी शत्रु नागरिक, विदेशी शत्रु नागरिक, ठीक है। तो अब विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि विदेशी मित्र के साथ तो हमारे कौन से संबंध पाए जाते हैं? सकारात्मक संबंध। कौन से संबंध? सकारात्मक संबंध, ठीक है, सकारात्मक संबंध हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें विदेशी शत्रु के अंदर देखने को मिलते हैं नकारात्मक संबंध, या जिनसे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है। नकारात्मक संबंध जिनसे भारत की सुरक्षा को खतरा हो, ठीक है, भारत की सुरक्षा को क्या हो? खतरा हो, खतरा हो। और इसके लिए जो हमारे पास आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 के अंदर विदेशी शत्रु नागरिक को ना तो गिरफ्तारी और संरक्षण से बचाव का कोई भी अधिकार देखने को नहीं मिलता है। तो हम इसके लिए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 22 देखने को मिलता है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत क्या है? जो विदेशी शत्रु जो नागरिक है हमारे पास विदेशी देश का, उसको गिरफ्तारी से आप संरक्षण नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 22 के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 22 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? आर्टिकल 22 से हमारे पास में जो हमारे पास आर्टिकल 22 है, तो आर्टिकल 22 हमारे पास में गिरफ्तारी व अपराध से संरक्षण का बचाव, गिरफ्तारी व अपराध से संरक्षण का अधिकार, गिरफ्तारी व अपराध से संरक्षण का अधिकार, ठीक है। ये किसके अंदर है? आर्टिकल 22 के अंदर। पर ये किसको प्राप्त नहीं होता है? विदेशी शत्रु नागरिक को, ठीक है। तो विदेशी शत्रु नागरिक को, विदेशी शत्रु नागरिक को प्राप्त नहीं होता है। विदेशी शत्रु नागरिक को क्या प्राप्त नहीं होता है? आर्टिकल 22 प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। अब पर कुछ आर्टिकल ऐसे भी थे जो सिर्फ केवल किनको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है हमारे पास में। किनको प्राप्त है? सिर्फ भारतीय उनमें इस अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा आर्टिकल्स
अनुच्छेद जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिकों को। क्या देखने को मिलेगा? ना कि विदेशी नागरिकों को, ना कि विदेशी नागरिकों को। ठीक है, ना कि विदेशी नागरिकों को। अब वो आर्टिकल कौन कौन से हमारे पास में? तो सबसे पहले आता है हमारे पास में आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 हमसे बोलता है धर्म, लिंग, जाति, भेदभाव आदि का निषेध। धर्म, लिंग, जाति, भेदभाव का निषेध। ठीक है, ये हमें कौन बोलता है? आर्टिकल 15 हमसे ये बात संविधान के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में अगला आता है आर्टिकल 16। कौन सा आता है? आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 हम किसे बोलता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या बोलता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या बोलता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 15 धर्म, लिंग, जाति, भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। इसके बाद में हमारे पास जो अगली बात है वो है 15, 16, 19। अगला आर्टिकल कौन सा हमारे पास में जो सिर्फ भारत को प्राप्त है, भारतीयों को, भारत नागरिकों को? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमसे बोलता है प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बोलता है? प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात बोलता है। इसके बाद में जो हमारे पास अगला आर्टिकल है वो है हमारे पास में आर्टिकल 29। और हमारे पास अगला आर्टिकल साथ में हम लिख लेते हैं 30। ठीक है, तो हमारे पास में जो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 से पहले हम देखेंगे 30। 30 के अंदर क्या होगा? अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है हमारे पास में। क्या है? अल्पसंख्यकों को। तो आप 30 से क्या रखेंगे? माइनॉरिटी। ठीक है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 29 हमसे बोलता है, देखो आर्टिकल 25 से 29 धार्मिक शिक्षा के उपबंध के बारे में अधिकार हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 29 हमसे बात करता है धार्मिक संस्थाओं में एक सेकेंड, अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में। ठीक है, धार्मिक संख्याओं में संस्थाओं में अल्पसंख्यकों की स्थिति। और 30 के अंदर है कि अल्पसंख्यकों को क्या है? शिक्षा का अधिकार, अर्थात वो खुद का स्कूल भी स्थापित कर सकते हैं, यानी धार्मिक संस्थान खोलने का भी अधिकार है। धार्मिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को अधिकार, ये इनके अंदर बात बोली गई है। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल कौन से? जो सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इन पर विदेशी नागरिक कोई भी अपना हक नहीं जता सकते हैं। और यही क्वेश्चन हमें अभी जो आरएस का प्री हुआ था 2024 का, उसके अंदर यही क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो जो हमारे पास पहली लाइन है वो क्या है? नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता का वर्णन हमें कहा देगा सर? आर्टिकल 5 से 11 तक देखा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हमें नागरिकता मिलेगी। अब नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके? टोटल 5 तरीके। सबसे पहले तो क्या? जन्म के तरीके की बात कर रखी है। ठीक है, तो जन्म तरीके के अंदर क्या बोला है
कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। किसके आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी? जन्म के आधार पर। क्या बात बोली गई है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक के पूर्व जन्म जो होंगे वो क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। फिर 1 जुलाई 1987 के बाद के अंदर किसी का जन्म हुआ है तो उनके अंदर ये शर्त रखी गई है नागरिकता प्राप्त करने की कि माता पिता कोई भी क्या हो, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद में जन्म अगर हुआ है तो माता पिता या तो दोनों भारत के नागरिक हो या तो एक भारत का नागरिक हो और दूसरा क्या हो? अवैध प्रवासी हो अपने पास में। ठीक है, ये बात इसके अंदर बोली गई है कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास में अगली बात बोली गई है वंश से। तो वंश अर्थात कुल से जो परंपरा चली आ रही होती है। तो यदि व्यक्ति का जन्म क्या हुआ है? भारत के बाहर हुआ है, परंतु उसके माता पिता में से कोई भी क्या है? एक भारतीय नागरिक है और वो वंश के आधार पर क्या कर सकता है? नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हमारे पास है तीसरा पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के द्वारा कौन लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी विदेशी नागरिक ने भारतीय नागरिक से विवाह करा है तो वो भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के बच्चे भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि उन्हें स्वतः ही मिल जाती है क्योंकि जो भारत में निवास करता है उनके आधार कार्ड बनते हैं तो उनको क्या नागरिकता प्राप्त होती है। और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। और भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत माता पिता के बच्चे भारत में दीर्घकाल से जो निवास कर रहे हैं तो उनके व्यक्ति और अन्य श्रेणी जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार होती है। इसके बाद हमारे पास में आता है प्राकृतिकरण के द्वारा यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा। तो इसके अंदर जो बात बोली गई है वो हमारे पास बोली जाती है कि कोई विदेशी नागरिक व्यक्ति भारत में निश्चित समय तक अगर निवास करता है और नागरिकता अधिनियम 1955 की शर्तें पूरी करने से प्राकृतिकरण यानी देशीकरण के माध्यम से क्या कर सकता है? नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 11 वर्ष निवास कर रखा है तो विशिष्ट व्यक्ति को इसके अंदर क्या है? छूट संभव देखने को मिलती है हमारे पास में। इसके बाद हमारे पास जो अगली बात आती है वो है भूभाग का भारत में विलय के द्वारा। यानी मान लो जैसे भारत के कोई अधिग्रहित क्षेत्र है हमारे पास में, तो यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार क्या है? उस क्षेत्र के लोगों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए गोवा हमने किस अमेंडमेंट से ऐड करा था? हमने कल भी पढ़ा था 12th अमेंडमेंट से। ठीक है, और सिक्किम का अमेंडमेंट कौन सा था? 36th अमेंडमेंट था हमारे पास में सिक्किम का। एस फॉर 6 तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 से हमने क्या पढ़ा था? सिक्किम। फिर हमारे पास नागरिकता समाप्त होने के क्या क्या तरीके? तो सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से क्या कर सकता है? भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। त्याग की घोषणा के पंजीकरण के पश्चात वो क्या कहता है? भारत का नागरिक नहीं रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास में समाप्ति। तो समाप्ति में क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, मान लीजिए अभी आप इंडिया में रह रहे पर आप जाते हैं अमेरिका में रहने के लिए और वहां की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते तो अपने आप क्या हो जाएगी? आपकी इंडियन की जो सिटीजनशिप है वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये योजना युद्ध काल के समय लागू नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारे पास में वंचित किया जाना। तो केंद्र सरकार अगर किसी धोखाधड़ी, देशद्रोह या शत्रु देश से अवैध आपके संबंध है तो क्या कर सकती है? वो लगातार 7 वर्ष से आप अगर भारत से बाहर रह रहे तो वो क्या कर सकते हैं? आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसके बाद में हमारे पास में जो अगले तथ्य देखने को मिलता है कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल हमें 5 से 11 और भाग 2 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का अधिकार है। तो अर्जन तो हमने कितने तरीकों से देखा? 5 तरीके से, और समाप्ति के 3 तरीके हमने देखे। इसके बाद में अगली बात बोली गई कि भारतीय संविधान दोहरी व्यापक नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था, हमने किससे? फ्रांस के संविधान से बंधुता ग्रहण करा था, तो उसमें एकल नागरिकता के प्रावधान की बात बोली गई है, दोहरी नागरिकता के प्रावधान की बात इसके अंदर बोली नहीं गई है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आती है भारतीय प्रवासी नागरिकता यानी OCI। तो भारतीय मूल के व्यक्ति को क्या दिया जाता है? OCI दिया जाता है और बहुप्रवेश आजीवन वीजा की सुविधा रहती है। भारत में आप कितने भी लंबे समय तक यहाँ पर रहने की सुविधा भी अनुमति देखने को मिलती है। आर्थिक, शैक्षिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में आपको NRI होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, उसके समान सुविधाएं जैसे, परंतु आप मतदान नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी और कृषि भूमि खरीदने के जैसे अधिकार आपको प्राप्त नहीं होते, आपको वोट करने का अधिकार नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब फॉर्म भरने का अधिकार नहीं होगा, आपको कृषि भूमि क्षेत्र खरीदने का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद अपन देखते हैं PIO। तो PIO होता है भारतीय मूल का व्यक्ति। तो जो व्यक्ति भारतीय मूल का है परंतु किसी अन्य देश की नागरिकता रखता है तो उसे क्या बोला जाता है? PIO बोला जाता है। ठीक है, 2015 के अंदर PIO को OCI योजना में विलय कर दिया था। इसके बाद हमारे पास में आता है नागरिकता
संशोधन अधिनियम यानी CAA एक्ट यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी को नागरिकता का प्रावधान जो 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आ चुके तो उनकी क्या होगी, नागरिकता उनको मिल जाएगी और उनकी निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय पर लागू नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास में जो अगली चीज हम पढ़ेंगे ये वाली। इससे पहले मैं चाहूँगा आप एक बार ये कंप्लीट दोबारा PDF देखिए, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि नागरिक 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास में, एक तो भारतीय नागरिक और एक विदेशी नागरिक। तो जन्म से जो भारत में पैदा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, भारतीय नागरिक बोलते हैं। भारतीय नागरिक के बाद में जो हम अगला बोलेंगे वो है विदेशी नागरिक, जो है अन्य देश से संबंधित हो, जो हमारे क्या होते हैं, अन्य देश से संबंधित होते हैं। इसके बाद में हमने क्या देखा, विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विदेशी मित्र होते हैं, एक विदेशी शत्रु होते हैं। यानी ये तो क्या होते हैं हमारे पास में, फ्रेंड्स टाइप में। तो फ्रेंड से क्या होते हैं हमारे सकारात्मक संबंध और ये क्या होते हैं, एनिमी, तो इनसे क्या होते हैं हमारे नकारात्मक संबंध, अर्थात जिनसे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा होता है। वो आर्टिकल 22 के अंदर हमें दे रखा है कि गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार उनको प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद में हमने अगली चीज देखी थी कि आर्टिकल 22 क्या होता है, गिरफ्तारी व अपराध से संरक्षण का अधिकार विदेशी शत्रु नागरिकों को प्राप्त ये अधिकार नहीं होता है। इसके बाद में हमने आर्टिकल देखे कि जो केवल सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि केवल विदेशी नागरिकों को। तो आर्टिकल 15 हमारे पास में धर्म, जाति, भेदभाव आदि का निषेध। आर्टिकल 16 के अंदर बोला गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके बाद में हमारे पास अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19, प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात इसके अंदर बोली गई। आर्टिकल 29 में धार्मिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को अधिकार है और आर्टिकल 30 के अंदर बोला गया कि अल्पसंख्यक खुद का धार्मिक संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, धार्मिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, धार्मिक संस्थान या शैक्षिक संस्थान जो भी होता है, शैक्षिक कोमा धार्मिक, ठीक है, संस्थान स्थापित करने का अधिकार, स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, स्थापित करने का अधिकार, ये इसके अंतर्गत बात बोली जाती है। इसके बाद में हमने अगली चीज जो देखी थी, अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो है हमारे पास में संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 के अनुसार 4 श्रेणियों के अंदर जो भारत के नागरिक बने हुए। तो देखो सबसे पहली बात जो इसके अंदर बोली गई है, पहला व्यक्ति जो क्या है, जो भारत का मूल निवासी होगा। किसका निवासी होगा, भारत का। और 3 में से कोई भी एक शर्त, मतलब 3 शर्तों का उल्लेख देखने को मिलता है हमें। कितनी शर्तों का, 3 शर्तों का। इसमें से कौन सी, सिर्फ एक शर्त पूरी होनी चाहिए हमारे पास में। ठीक है, अब वो क्या है कि यदि उसका जन्म भारत के अंदर हुआ है या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भी भारत के संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले, भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, उसके 5 साल पहले यानी 26 जनवरी 1945 से वो भारत में रह रहा है, तो ये क्या है, अपने आप ही नागरिकता उनको मिल जाएगी। यानी कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए, या तो माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के अंदर होना चाहिए, या फिर वो संविधान लागू होने से 5 साल पहले से क्या रह रहे हो, भारत के रह रहे हो। ये क्या बोलता है हमारे पास में, आर्टिकल 5 बोलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 5 के अंदर ये बात बोली गई है। इसके बाद हमारे पास में दूसरी बात आती है कि एक व्यक्ति जो क्या है, पाकिस्तान से भारत आया है। कहाँ से आया है, पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान क्या है, हमारा शत्रु देश। तो पाकिस्तान से भारत आया है और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, अविभाजित यानी भारत का बंटवारा जब 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान की नींव रखी गई थी, तब क्या है, उनका बंटवारा नहीं हुआ हो। और निम्न में से 2 शर्त की उल्लेख किया गया है। कितनी शर्तों का, 2 शर्तों का। उनमें से किसी एक शर्त का अगर वो पूरा करता है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। अब वो शर्त क्या है, यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर हो गए थे, यानी स्थानांतरित हो गए थे, तो वे अपने प्रवासन की तिथि, प्रवासन अर्थात पाकिस्तान में रहने की तिथि से सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत के अंदर वो प्रवासन किया है, तो भारत के नागरिक के रूप में क्या है, पंजीकृत है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 महीने तक क्या भारत के अंदर रहना आवश्यक होता है। कितने महीने तक, 6 महीने तक। तो 6 महीने की बात बोली गई है। इसके अलावा 2 शर्तों का उल्लेख देखने को मिलता है हमें। 2 शर्तों में से कितनी शर्त पूरी होनी चाहिए, एक शर्त पूरी होनी चाहिए हमारे पास में। इसका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में जो हमारे पास अगली स्लाइड है उसके अंदर क्या बात बोली है, एक सेकेंड।
तो हमारे पास अगली बात बोली गई है कि जो 1 मार्च 1947, क्या है डेट, 1 मार्च 1947, तो वो भारत से पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गया है। अर्थात वो भारतीय नागरिक था, तो भारतीय नागरिक से क्या पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गया है। लेकिन बाद में भारत के लिए वो वापस लौट के आया है कि पाकिस्तान में उसे नहीं रहना है, उसे भारत में वापस पुनर्वास करना है। तो क्या है, भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने तक यहाँ पर भारत के अंदर ही रहना होगा। कब तक रहना होगा, अगर उसने पंजीकरण जो प्रार्थना पत्र है उसने वो दे दिया है तो उसके 6 महीने के बाद, ठीक है, उसके 6 महीने बाद तक भारत में रहना होगा। उसको 6 महीने बाद तक भारत में रहना होगा, 6 महीने बाद तक भारत में रहना होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगली बात बोली गई है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, मतलब माँ बाप भी और दादा दादी भी तो भारत में पैदा तो हुए, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, मतलब मान लो वो रह रहा है अमेरिका के अंदर, वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में जो पंजीकरण है वो कूटनीतिक तरीके से या भारतीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन अगर किया है। तो यह व्यवस्था सिर्फ भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे क्या कर सके, भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सके। यानी अगर मान लो किसी को अमेरिका से भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो किस तरीके से प्राप्त करेगा, क्योंकि माता पिता या दादा दादी क्या है अविभाजित भारत के अंदर पैदा हुए हो, तो वो क्या है भारत के नागरिक के रूप में भी क्या नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इसके बाद हमारे पास में बोली गई कि टोटल मिलाकर ये व्यवस्था है वो किन नागरिकों पर चर्चा करती है कि व्यक्ति जो क्या है भारत का मूल निवासी हो अपने पास में, ठीक है, भारत का मूल निवासी होना चाहिए। व्यक्ति पाकिस्तान से ट्रांसफर आना हो चाहिए, यानी पाकिस्तान से खाया हो भारत के अंदर, और व्यक्ति पाकिस्तान या तो ट्रांसफर हुआ हो या बाद में भारत वापस लौट आया हो। इसके बाद में हमारे पास अगली बात बोली गई कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, मतलब भारत का तो है परंतु पढ़ाई के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए जॉब वॉब के तरीके से वो खा रह रहा हो अमेरिका में या फिर किसी भी अन्य देश के अंदर रह रहा हो। इसके बाद हमारे पास में अगली बात है नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो सिटीजनशिप एक्ट हमारे पास में क्या है, सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, 1955 के अंदर। सिटीजनशिप एक्ट हमारे पास में आया 1955 के अंदर। तो इसके अंदर बात बोली गई है कि 1955 संविधान लागू होने के बाद में अर्जन और समाप्ति के उपबंध के बारे में चर्चा करता है, ठीक है, अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध की चर्चा। तो ये तो अर्जन के तरीके हैं और ये हमारे पास में समाप्त होने के तरीके हैं। अर्थात अर्जन किस प्रकार से, 5 तरीके से। सबसे पहले जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा प्राकृतिकरण यानी देशीकरण के द्वारा, 5वां भूभाग के भारत में विलय के द्वारा हमारे पास में। एग्जाम्पल है गोवा, तो गोवा किसे 12th अमेंडमेंट से हमने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ऐड करा था। इसके बाद अब आता है हमारे पास में सिक्किम जो कि 36, तो S4 6 होता है तो 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 36th अमेंडमेंट 1975 से हमने गोवा को ऐड करा था। इसके बाद में नागरिकता 3 प्रकार से, एक तो त्याग, खुद स्वेच्छा से त्याग दे दो, समाप्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, और तीसरा है वंचित किया जाना, अर्थात किसी अन्य शत्रु देश के साथ में संबंध रखना या 7 साल से वो भारत के बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है सरकार, ये अधिकार दिए गए थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 3 व्यवस्था जो ये नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत की बात बोली गई है। फिर मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है। किसकी, राष्ट्रमंडल की नागरिकता। तो इस प्रावधान को किस नाम से जाना जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था कि जो राष्ट्रमंडल की नागरिकता प्रदान करी है उसको नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद हमारे पास आती है नागरिकता का अर्जन किस प्रकार से होगा। तो देखो नागरिकता के अर्जन की 5 पद्धति है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जन्म से, वंश से, देशीकरण के द्वारा हमारे पास में, फिर विदेशी भारत ने किसी अन्य क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया हो, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 कितने प्रकार की पद्धति है हमारे पास में, 5 प्रकार की पद्धति की बात का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली पद्धति है हमारे पास में वो है जन्म से, ठीक है, किससे, जन्म से। तो जन्म से हमारे पास बोली गई कि भारत में 26 जनवरी 1950, डेट याद रखना आप, 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या है भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है, या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से। कोई भी व्यक्ति 1987 से पहले पैदा हुआ है तो वो अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा, ठीक है। माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता, अगर माता और पिता दोनों ही अमेरिका में पैदा हुए हो पर वो 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में रह रहा हो तब भी क्या है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके बाद में हमारे पास है भारत में 1 जुलाई 1987 को कोई भारत का व्यक्ति जन्मा है या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो भारत का नागरिक माना जाता है
यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी क्या हो एक भारतीय नागरिक हो। तो देखो ऊपर की बात वापस यहाँ पे नीचे बोल दी, क्या बोली है कि पहली बात कि भारत के माता पिता का जन्म की राष्ट्रता, अब वो किसी भी जन्म की राष्ट्रता हो, चाहे वो अपने पास में यूरोप की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे लंदन की हो, पर 1 जुलाई 1987 से पहले उसका जन्म कहाँ पे हो तो भारत का नागरिक होगा। दूसरी अंदर बात बोली गई है कि माता पिता में से कोई भी क्या हो एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात, किसी व्यक्ति का जन्म अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के अंदर हुआ है तो क्या है भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक होने चाहिए या माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा क्या हो अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी अर्थात किसी दूसरे शत्रु देश से वहां पर मित्रता ना रखता हो या फिर वो बाहर ना रहता हो। ठीक है, तो क्या बोली गई हमारे पास में, देखो एक बार दोबारा देखते हैं हम। क्या बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 को, क्या 26 जनवरी 1950 की बात बोली गई है। बिल्कुल हम धीरे धीरे से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि 26 जनवरी 1950 या 1 जुलाई 1987 से पहले, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यानी उसके बाद की बात बोली है। और किसके पहले की बात बोली तो वो डेट है 1 जुलाई 1987। तो उससे पहले माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बाद भारत का नागरिक होगा, मतलब माता पिता किसी भी राष्ट्र के नागरिकता उनको प्राप्त हो, पर अगर उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले अगर भारत में हुआ है तो उसको क्या भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद में हमारे पास अगली बात जो बोली है वो ये बोली गई है कि 1 जुलाई 1987 के पहले या उसी दिन व्यक्ति या कोई भी नागरिक जो भारत अंदर जन्म हुआ हो तो उनमें से क्या शर्त होनी चाहिए कि भारत के जो उसके माता पिता है उनमें से किसी एक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक होता है हमारे पास में। इसके बाद हमारे पास में बोली गई है कि 3 दिसंबर 2004 को अगर किसी का जन्म भारत के अंदर हुआ या उसके बाद में भारत में हुआ है तो वो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता उसके जन्म के समय या तो भारत के नागरिक होने चाहिए दोनों के अंदर एक में से, परंतु दूसरा कोई भी अवैध प्रवासी अर्थात किसी भी शत्रु देश के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए या वो 7 वर्ष से भारत देश से बाहर नहीं रहना होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास में बोली गई है कि जो विदेशी राजनयिक रहते हैं, विदेशी राजनयिक यानी ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे अन्य देशों के होते हैं, और शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का क्या अधिकार नहीं होता है। क्योंकि मान लो यहाँ से अगर किसी भी हमने इंग्लैंड के राजदूत को नागरिकता प्रदान करी परंतु उनका कुछ समय बाद स्पेन में ट्रांसफर हो गया तो वो इसलिए उनको भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। और शत्रु देश के बच्चे को अर्थात जिनसे भारत को क्या होता है खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनके देश के बच्चों को, शत्रु देश के बच्चों को भी भारत की नागरिकता अर्जन करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद में हमारे पास बोली गई है वंश के आधार पर, वंश यानी जो शुरू से कुल से चला रहा है। तो इसमें भी 2 डेट वापस, एक तो संविधान की डेट तो हर एक में आती है 26 जनवरी 1950। तो देखो कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो परंतु उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, मतलब 10 दिसंबर 1992 के दिन भारत के बाहर अर्थात अमेरिका में किसी का जन्म हुआ है तो वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बना रह सकता है। पर क्या होना चाहिए, बात क्या बोली गई है कि वो भारत का नागरिक बन सकता है परंतु उसके जन्म के समय उसका पिता क्या हो भारत का नागरिक हो। ठीक है, आपका जन्म अमेरिका में हुआ है, ठीक है, इससे भारत को कोई भी एतराज नहीं है, परंतु इसके अंदर क्या बात बोली गई है कि जन्म के समय पिता क्या होना चाहिए भारत का नागरिक, ताकि आपको नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो अर्जित करनी है आपको नागरिकता उसके लिए पिता का भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है। इसके बाद में हमारे पास अगली बात बोली गई है कि 10 दिसंबर 1992 को किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं वापस से लंदन, क्या लेते हैं हम, लंदन। ठीक है, तो वह तभी भारत का नागरिक बनेगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई क्या हो भारत का नागरिक हो। ऊपर केवल सिर्फ ऊपर डेट चेंज है, ऊपर क्या बोला है 10 दिसंबर 1992 से पूर्व, उसमें क्या है ऊपर पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, नीचे बोली गई है माता पिता में से कोई भी एक नागरिक भारत का होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो अगली डेट है वो है 3 दिसंबर 2004। उसके बाद अगर भारत से बाहर कोई भी जन्म व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं ले सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसका जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण नहीं हुआ है। मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर मान लो किसी का जन्म वापस स्पेन के अंदर हुआ है तो वह व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं ले सकता यदि उसने, मतलब उनका जन्म मान लो आज के दिन हुआ है, अगर अगले आने वाले 1 साल के भीतर उसने पंजीकरण नहीं कराया या फिर केंद्र सरकार की सहमति के बाद भी पंजीकरण नहीं हुआ है तो भारत की नागरिकता अर्जित
पंजीकृत नहीं कर सकता है। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होता है कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का क्या नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, और एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का क्या होता है, नागरिक होता है, तो वह अन्य किसी देश का भी नागरिक है तभी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब भारत का नागरिक तो है सही, परंतु अन्य देश का भी नागरिक है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, जब तक कि वो वयस्क होने के 6 महीने के बाद दूसरे देश की नागरिकता त्याग नहीं देता। वयस्क यानी 18 वर्ष के होने के बाद में जब तक वो दूसरे देश की नागरिकता नहीं छोड़ता, उसकी क्या है, भारतीय नागरिकता समाप्त रहती है हमारे पास में। फिर इसके बाद हमारे पास में बोली गई है कि भारतीय मूल के सभी व्यक्ति, क्या, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले, ये तो हर एक एग्जाम में आती है डेट, 1 जनवरी 1966, तो इसके पहले बांग्लादेश से असम आ चुके और जो अपने प्रवेश के बाद ही असम के निवासी है, मतलब 1 जनवरी 1966 की डेट इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या सब है, असम के निवासी है। तो जितने भी निवासी जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम में निवास कर रहे तो उन सबको क्या है, भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, यही बात बोली गई है कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो बांग्लादेश से असम आ चुके उन सबको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके बाद में हमारे पास बोला गया है कि भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति, क्या, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966, ऊपर भी क्या है 1 जनवरी 1966, नीचे भी 1 जनवरी 1966, लेकिन 25 मार्च 1971 इसमें क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया कि 25 मार्च 1971, ठीक है, 25 मार्च 1971, 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आ चुका है और अपने प्रवेश के समय साधारणतया असम का निवासी है, परंतु जिसकी पहचान किसके रूप में हुई है, विदेशी के रूप में। किसके रूप में, विदेशी के रूप में हुई है हमारे पास में पहचान, तो वह स्वयं को क्या करेगा, निर्वाधित करना हुआ, यानी उसको खाली करना हुआ, और ऐसा निर्वाधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्ष की अवधि के भीतर समाप्ति की तारीख के बीच में। ठीक है, तो निर्वाधित करना होगा, भारत का नागरिक तो मान लेंगे परंतु 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति के तारीख के बीच में, इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा, यानी वो वोटिंग नहीं कर सकता, परंतु उसको आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये सब क्या है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो ये नागरिक के अधिकार किनको प्राप्त होंगे, जो कि 1 जनवरी 1966 या 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया हुआ होगा। इसके बाद में हमारे पास अगली बात बोली गई है पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण क्या होते हैं, केंद्र सरकार जब आवेदन प्राप्त किया जाता है कि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि किस प्रकार से वो नागरिकता प्राप्त कर रहे हो। तो देखो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन देने से पहले 7 साल तक भारत में रह चुका हो। मान लो आप अभी, आपको आज नागरिकता मिले, तो आपका निवास पहले क्या है, 2019 से आप कहाँ पे रह रहे हो, भारत के अंदर, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद में अगली बात बोली गई है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर, अविभाजित भारत यानी 15 अगस्त 1947 के पहले की बात बोली गई है, किसी देश या स्थान के अंदर सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। ठीक है, तो किसी भी देश या निवास, सामान्य रूप से निवास कर रहा हो स्थान के अंदर। तीसरी बात बोली गई है भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति। मान लो अभी हम जानते हैं कि निक जोन्स की शादी किससे हुई है, प्रियंका चोपड़ा से हुई है, तो वो आवेदन प्रस्तुत करने से पहले 7 साल तक भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। अगर निक जोन्स को इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो उसको भी क्या है, 7 साल पहले आके भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद में हमारे पास है चौथा, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे। ठीक है, अवयस्क यानी जो अभी तक बिल्कुल बड़े नहीं हुए। ठीक है, इसके बाद 5 बोली गई है पूर्ण आयु क्षमता वाला व्यक्ति। पूर्ण आयु क्षमता वाला व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है। जैसे अभी मैं हूँ, तो मेरे माता पिता क्या है, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है, और आवेदन प्रस्तुत करने से 1 साल पहले क्या हो, भारत के अंदर उन्होंने निवास करा हो। मान लो आपने आज आवेदन करा है, तो आप 2025 से भारत के अंदर अगर रह रहे होंगे ना, तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। फिर इसके बाद में वापस ही वही पूर्ण आयु क्षमता वाले व्यक्ति जो भारत का विदेशी नागरिक के रूप में, ठीक है, पर 5 वर्ष के लिए पंजीकृत है और आवेदन देने से पूर्व भी 1 वर्ष भारत के अंदर ही भारत में निवास कर रहा हो, तो वो क्या है, एक व्यक्ति भारत का विदेशी नागरिक है परंतु 5 वर्ष के लिए पंजीकृत है और आवेदन देने से 1 साल से पहले क्या हो, भारत के अंदर निवेश कर रहा है। इसके बाद में अगली बात बोली गई है कि वही कि भारतीय मूल का होना चाहिए व्यक्ति और अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो हमारे पास में।
ठीक है, यही बात इसके अंदर बोली गई है। फिर हमारे पास में अगली चीज़ आई है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। तो इसके अंदर बोली गई है कि केंद्र सरकार जब आवेदन प्राप्त हो जाता है तो किसी व्यक्ति को देशीकरण प्रमाण पत्र वो प्रदान कर सकती है। इसके लिए उसे नागरिकता अधिनियम 1955 की कौन सी शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, क्या है हमारे पास में 3rd शेड्यूल, उसके जो वर्णित योग्यता है उनको पूरा करना चाहिए। फिर किसी व्यक्ति को विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा कर चुका हो, इसको बोलते हैं दर्शन यानी फिलोसॉफी। इसके बाद कला यानी आर्ट से हो, साहित्य यानी अपने पास में लिटरेचर, ठीक है, विश्व शांति यानी वर्ल्ड पीस, और मानव प्रगति यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर इन सब के क्षेत्रों के वो कार्य कर चुका है तो केंद्र सरकार के लिए योग्यताओं में छूट दे दी जाएगी, ठीक है। मतलब मान लो अगर किसी को कोई हमारे पास में लिटरेचर से संबंधित है कोई व्यक्ति, यानी साहित्य के संबंध में उसने क्या कर रखा है, भारत के अंदर कार्य कर रखा है, तो उसके लिए उपयुक्त जो योग्यता है अनुसूची 3 के अंदर, तो उसमें छूट प्रदान की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में है भूभाग के भारत में विलय के द्वारा। तो क्या है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, क्या कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत का, उदाहरण के लिए बलूचिस्तान, या हमने किसको ग्रहण कर लिया, श्रीलंका को हमने ग्रहण कर लिया, तो भारत सरकार क्या करेगी, उस क्षेत्र के लोगों को भारत का नागरिक घोषित करेगी। आप श्रीलंका को क्या करेंगे, भारत का नागरिक घोषित करेंगे। किस प्रकार से, इसके उदाहरण है हमारे पास में, तो गोवा, दमन दीव 1961 के अंदर कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 12th अमेंडमेंट। तो गोवा और दमन दीव को यूटी बना दिया था, किसको, गोवा कोमा दमन दीव को, गोवा एंड दमन दीव को यूटी बनाया था। और गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया था हमने, कब करा था आप बताओगे, 56th अमेंडमेंट 1987 के द्वारा, ठीक है। तो 1987 में गोवा कौन सा राज्य बना था भारत का, 25वां, भारत का 25वां स्टेट, ठीक है, भारत का 25वां राज्य, भारत का 25वां राज्य बना था। इसके बाद में 1975 में सिक्किम, तो सिक्किम को जो हमने ऐड करा वो 36th अमेंडमेंट से ऐड करा, कौन सा अमेंडमेंट से, 36th अमेंडमेंट से 1975 के अंदर। मैंने आपको बताया था शुरू में भी S4 6, तो S4 क्या होगा, सिक्किम, ये रहा उदाहरण, गोवा 12th अमेंडमेंट से और सिक्किम 36th अमेंडमेंट से, और यही बात यहाँ पर बोली गई है हमारे पास में, ठीक है। 12th गोवा हमारे पास में, और इसके बाद में 36th अमेंडमेंट 1975 से सिक्किम के लोगों को क्या कर दी गई है, हमारे पास में नागरिकता प्रदान कर दी गई है। तो आज जो हमने यहाँ तक पढ़ा इसको हम 2 क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए लंबा हो जाएगा। और जो डेट ये दे रखी है, हर एक डेट कि किस डेट से लेकर 1 जुलाई 1987 से पहले, इसके बाद में हमारे पास बोला गया है अगली चीज़ 26 जनवरी 1950, 10 दिसंबर 1992 से पहले की बात बोली गई है। उसके बाद में 3 दिसंबर 2004 के पहले की बात बोली गई है। फिर इसके बाद में 1 जनवरी 1966 और 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बाद भारत के अंदर की जो नागरिकता है उसकी बात इसके अंदर बोली गई है। 25 मार्च 1971 के डेट की बात बोली गई है। तो हमने आज क्या देखा, जो भी थोड़ा बहुत देखा, सबसे पहले क्या देखा हमने कि नागरिकता जो है क्या आर्टिकल 5 से लेकर 11 के अंदर हमें वर्णन देखने को मिला। भाग कौन सा था, 2 भाग था। कितने प्रकार के नागरिक होते हैं हमारे पास में, 2 प्रकार के नागरिक होते हैं, भारतीय और विदेशी। तो भारत जिनका जन्म भारत के अंदर हुआ है, विदेशी जो अन्य देश से संबंधित होते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, विदेशी मित्र वाले जो कि फ्रेंड होते हैं, विदेशी शत्रु जो कि एनिमी होते हैं। तो इनके सकारात्मक संबंध पाए जाते हैं, नकारात्मक संबंध जिनसे क्या है भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। और आर्टिकल 22 के तहत विदेशी शत्रु के नागरिकों को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद में हमारे पास में अगली बार बोली गई आर्टिकल 22 जो हमने लिख के बताया कि विदेशी शत्रु नागरिक को प्राप्त नहीं होता है। अब कुछ केवल ऐसे अनुच्छेद जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिकों को, वो है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 के अंदर है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 19 में प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात। आर्टिकल 29 में धार्मिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को अधिकार। आर्टिकल 30 के अंदर बोला गया है कि शैक्षिक धार्मिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी इनको है, अल्पसंख्यकों को, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 के जो श्रेणी के लोग हैं जो भारत के नागरिक बने, सबसे पहली बात क्या है कि 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए। क्या कि वो सबसे पहले कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले क्या हो, भारत के अंदर रह रहा हो। ये किस में बोला गया है, आर्टिकल 5 के अंदर बोला गया है। या फिर माता पिता दोनों में से कोई भी हो, एक का जन्म भारत के अंदर हुआ हो, ठीक है।
इसके बाद में हमने देखी अगली चीज़ कि कोई भी व्यक्ति अगर जो पाकिस्तान से भारत आया है तो उसके माता पिता या दादा दादी कब हो, मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले या तो उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म कहाँ पे हुआ हो, भारत के अंदर हुआ हो, या फिर दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो। और वो दोनों शर्त कौन सी है, क्या कि 19 जुलाई 1948 से पहले वो ट्रांसफ़र हो गया हो अपने प्रवसन की तिथि से, प्रवसन अर्थात वहाँ पर रहने की तिथि से, तो उसने क्या करा हो, भारत के अंदर निवास कराओ। और 19 जुलाई 1948 को उसने भारत में प्रवसन किया है तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है हमारे पास में। फिर इसके बाद हमने देखा 1 मार्च 1947, तो भारत से पाकिस्तान गया है कोई व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत नहीं आया, भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया है, परंतु बाद में पाकिस्तान से वापस भारत आ गया तो वो क्या है, भारत का नागरिक तो बन सकता है, परंतु जब वो अप्लाई करेगा पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद तो उसे 6 महीने तक भारत में रहना होगा, वो फिर किसी अन्य जगह पर वापस निवास करने के लिए नहीं जा सकता। इसके बाद में हमने अगली बात बोली कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी वापस अविभाजित भारत यानी 15 अगस्त 1947 की बात बोली है। अविभाजित आते आप समझ जाओ 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है। इस दिन ही क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था और 2 हिस्से भारत और पाकिस्तान के रूप में देशों का बंटवारा हुआ था, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा है, मतलब है तो वो भारत के अंदर ही जन्म हुआ है, अविभाजित भारत में माता पिता या दादा दादी, परंतु वो किसी कार्य से अमेरिका में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, परंतु उसे कूटनीतिक तरीके से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा प्रतिनिधि के रूप में। और ये व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है, मतलब ये नहीं है कि कोई अमेरिका का व्यक्ति आके यहाँ पर नहीं, सिर्फ भारतीय नागरिक ही वो भारत के बाहर रह रहा हो, वो भी सिर्फ किसी कार्य की वजह से, तो भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। इसके बाद में ये व्यवस्था किन नागरिकों पर चर्चा करती है कि जो भारत का मूल निवासी है, पाकिस्तान से ट्रांसफर होकर इंडिया आया है या फिर पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया। अभी यही देखी थी हमने, क्या देखा था कि भारत में पुनर्वास के लिए वापस लौट के आ गया है, किसके लिए, पुनर्वास के लिए, और यही बात वापस बोली है। और भारतीय मूल का व्यक्ति जो क्या है भारत के बाहर रह रहा हो। इसके बाद हमारे पास में अगली चीज़ जो है वो है नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके अंदर क्या बोला गया है कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता आपको मिलेगी, किस प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो 5 प्रकार से नागरिकता को हमने देखा था कि 5 प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। सबसे पहले जन्म की से हमने बात करी थी, तो 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान लागू हुआ था, ये आपको भी पता है, एक ही डेट संविधान लागू और एक अविभाजित भारत आए तो 15 अगस्त 1947। तो इस दिन जो हमारे पास बोला गया कि 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म भारत के अंदर हुआ वो अपने माता पिता की जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अर्थात उनके माता पिता दोनों किसी अन्य देश से संबंध रखते हो, परंतु उनका जन्म भारत के अंदर 1 जुलाई 1987 से पहले होगा तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद में बोला है कि 1 जुलाई 1987 या उसके बाद में जन्मा व्यक्ति कब भारत का नागरिक बन सकता है, या तो माता नागरिक हो या पिता भारत का नागरिक हो, तब वो 1 जुलाई 1987 के बाद अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होगा तब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, बशर्ते कि उनके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद में बोला कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद में भारत के अंदर हुआ है तो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा। या तो माता पिता दोनों क्या हो, जन्म के समय भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। 3 शर्तों की बात बोली गई है, क्या कि माता पिता दोनों जन्म के समय क्या हो, भारत के नागरिक हो। फिर दूसरी बात बोली गई या तो माता नागरिक हो या पिता नागरिक हो। और तीसरी बात कि अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी अर्थात किसी शत्रु देश से संबंध ना हो या 7 साल से ज़्यादा भारत से बाहर ना रह रहा हो। इसके बाद में भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक यानी ब्रांड एम्बेसडर की जो बात बोलते हैं हम, वो शत्रु देशों के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि शत्रु देशों से ताकि भारत की सुरक्षा को कोई भी खतरा ना हो। और राजनयिकों का ट्रांसफर क्या है, हर 1 साल में बदलता रहता है, तो इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद में हमारे पास में वंश के आधार पर तो 26 जनवरी 1950 उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर भारत के बाहर उसका जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसके समय जन्म के समय क्या हो, पिता भारत का नागरिक हो। मतलब डेट क्या है, 26 जनवरी 1950 है, परंतु अगली डेट क्या है, 10 दिसंबर 1992। उसके पहले वो भारत के बाहर पैदा हुआ है, अर्थात उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, अमेरिका के अंदर ही हुआ है। एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अमेरिका, ताकि आपको चीज़ याद रहे। तो वो भारत का नागरिक तो बनेगा, परंतु जब उसका जन्म अमेरिका के अंदर हुआ है तब उसका पिता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात इसमें बोली गई है। फिर हमारे पास में 10 दिसंबर 1992, तो उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ है तो पहले तो 10 दिसंबर 1992 से पहले की बात बोली थी, इसके बाद बोली 10 दिसंबर 1992 के बाद की बात। तो उनका जन्म अगर देश से बाहर हुआ है यानी वापस अमेरिका के अंदर हुआ है तो भारत का नागरिक तो बनेगा,
परंतु नागरिकता के लिए उसे चाहिए कि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या हो, भारत का नागरिक हो हमारे पास में। इसके बाद हमारे पास में तीसरी बात है 3 दिसंबर 2004 के बाद में भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति, मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद अब किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता, परंतु उससे भारत का नागरिक जब मिला जाएगा तब अगर एक वर्ष के अंदर उसने जन्म के अंदर पंजीकरण करा लिया तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में हमने बोला है कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो बांग्लादेश से असम आ चुके जो लोग उन्हें क्या मिलेगा, असम के निवासी है, तो 1 जनवरी 1966 से उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसके बाद में हमारे पास है भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या 25 मार्च 1971 के पहले क्या हो पाकिस्तान से असम आया हो परंतु अपने प्रवेश के साधारणतया असम का ही निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना जा सके तो स्वयं को क्या करेगा, वो निर्वाधित करेगा और ऐसा निर्वाधित व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और सभी उद्देश्यों के लिए विदेशों के रूप में पहचान के बाद 10 वर्षों की समाप्ति की तारीख के पश्चात 10 वर्ष की अवधि के बीच में भारत के नागरिक के समान ही अधिकार उसे प्राप्त होंगे। भारत के नागरिक के समान कौन कौन से अधिकार है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 और 25 मार्च 1971 की डेट। इसके बाद है पंजीकरण के द्वारा, तो पंजीकरण के द्वारा हमने क्या देखा था कि भारतीय मूल का व्यक्ति है, आवेदन करने से 7 वर्ष पहले से क्या हो, भारत के अंदर निवास कर रहा हो हमारे पास में। इसके बाद तीसरी, जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। अविभाजित भारत यानी 15 अगस्त 1947 के पहले किसी देश या स्थान के अंदर सामान्य रूप से निवास कर रहा हो तो उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इसके बाद में तीसरी बात बोली है कि भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्ति, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्रियंका चोपड़ा की शादी निक जोन्स से हुई थी, अगर निक जोन्स को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी तो उसे यहाँ पर आकर पहले 7 वर्ष निवास करना होगा, उसके पश्चात उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके बाद में हमने अगला देखा था क्या कि भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, अब कौन सा कि एक तो माता पिता भारत के रूप में पंजीकृत हो और उससे आवेदन प्रस्तुत करने से पहले 1 साल तक वो क्या हो, भारत में रहो, मतलब माता पिता तो भारत के नागरिक है। अब जिस बच्चे को भारत की नागरिकता चाहिए उससे पहले 1 साल भारत में रहना होगा, उसके पश्चात उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके बाद हमने देखा कि अगला व्यक्ति जो भारत के विदेशी नागरिक के रूप में 5 साल के लिए पंजीकृत है और उसे आवेदन देने से पहले क्या होगा, भारत के अंदर वो पहले से ही निवास कर रहा होगा। इसके बाद में हमारे पास अगली बात बोली गई कि वे व्यक्ति भारत के मूल का होना चाहिए और अविभाजित भारत, वापस वही डेट 15 अगस्त 1947, तो उसके बाहर किसी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। इसके बाद में हमारे पास जो है देशीयकरण की प्रक्रिया, तो ये बोला है नागरिकता अधिनियम 1955 तीसरी अनुसूची में जो वर्णित है उन योग्यताओं को क्या पूरा करना होगा। हालांकि कोई भी व्यक्ति विज्ञान, मैंने आपको बोला साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन डेवलपमेंट, इनके अंदर कोई भी विशिष्ट सेवा दे चुका है अर्थात वो रिटायर्ड हो चुका है तो उसकी जो योग्यता है जो अनुसूची 3 के अंदर वर्णित है नागरिकता अधिनियम के, तो उनकी योग्यताओं में छूट प्रदान की जा सकेगी। इसके बाद में हमने पास बोला है भूभाग के भारत में विलय के द्वारा, तो वो बोला है कि भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों को भारत का नागरिक घोषित करेगी। क्या 1961 में गोवा दमन दीव के लोगों को करा, तो गोवा दमन दीव 12th अमेंडमेंट से हमने जोड़ा था, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, परंतु उसे राज्य का दर्जा कब मिला, 56th अमेंडमेंट 1987 के द्वारा मिला। उसके बाद में 1975 में सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। किस अमेंडमेंट के द्वारा, 36th अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को क्या किया गया, भारत के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद में हमने देखा, जो हम अब कल से पढ़ेंगे हम, नागरिकता का समाप्त होना। तो आज तक हमने देखा कि कैसे भारत की नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है, अब हम कल पढ़ेंगे नागरिकता का समाप्त होना। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच।